प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 2026 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में जो हमारा पिछले साल पेपर आया था 2025 का समान हिंदी का, उस पेपर को आपको समझाएंगे और सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, जो पिछले साल पेपर आया था उसमें से कम 50% का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। सेम क्वेश्चन वही आता है। तो अगर आप पूरे पेपर को इसको सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 50% ज्यादा नंबर आपका इसी पेपर से सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल डेली मिलता रहेगा। वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको प्रश्नोत्तर कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो देखिए, ये हमारा विषय कोड है 302/HL और देखिए हमारा जो है समान हिंदी का पेपर है। यहाँ पे देखिए, समय जो होता है हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है। पूर्णांक होता है 100 नंबर का। नोट में हमें दिया है कि प्रत्येक के 15 मिनट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें परीक्षार्थियों को अपना प्रश्न पत्र पढ़ना, पूरा प्रश्न पत्र आपको 15 मिनट में पढ़कर खत्म कर देना है। उसके बाद ही आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए, निर्देश में दे रहा है, पहला निर्देश कह रहा है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में है। खंड का और खंड खा, यानी कि 2 खंड में विभाजित है। खंड खा से आपका 50 नंबर का पूछेगा और खंड खा से भी आपका 50 नंबर का पूछेगा। इस प्रकार से आपका 100 नंबर का पेपर होगा। दूसरा है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब देखिए, हमारा खंड का आ गया। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों का हमने टिक लगाया है, आपको बता देते हैं। देखिए, पहला देखिए हमारा क्या है, पहले के आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद दूसरे के भी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला जो रहेगा वो आपका हिंदी गद्य साहित्य से रहेगा 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी पद साहित्य से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, हम आइए पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा जो प्रश्न है, पहले का वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, का वाला क्वेश्चन हमारा है, पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। हमने पहले सही का निशान लगा रखा है। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है, महके आंगन चाहके द्वार के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन है अमृतलाल नागर और चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है रघुवीर सिंह, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि देखिए, चौथा है कि यहाँ पे देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। पहला ऑप्शन है हंस, दूसरा ऑप्शन है मर्यादा, तीसरा ऑप्शन है करमवीर और चौथा ऑप्शन है धर्मयुग। तो देखिए, जो हंस पत्रिका है, पत्र है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा क्या है, ये संपादित किया गया है। मर्यादा भी इन्हीं के द्वारा संपादित किया गया है, और जो करमवीर है ये माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा क्या है, संपादित किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञे का यात्रा वृतांत है। तो पहला ऑप्शन है स्मृति लेखा, दूसरा ऑप्शन है एक बूंद सहसा उछली, और फिर तीसरा है आंगन के पार द्वार, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए अपने अपने अजनबी। तो देखिए, इन चारों में जो अज्ञे जी की रचना है वो है आंगन के पार द्वार। तो इस प्रकार से देखिए, आपके हिंदी गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, जहां से आपका 5 नंबर जो हो जाएगा वो कन्फर्म हो जाएगा। कितना नंबर, 5 नंबर यहाँ से आपका जो है वो कन्फर्म हो जाएगा, 5 नंबर यहाँ से। उसके बाद देखिए, दूसरे का वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें हिंदी पद्य साहित्य से आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा, जहां से भी आपको मिलेगा 5 नंबर। तो का वाला क्वेश्चन है दूसरे का, चिदम्बरा कृति किस रचनाकार की है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चिदम्बरा जो कृति है ये किसकी है, ये सुमित्रानंदन पंत की है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे देखिए, खा वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है।
पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन है रीतिकाल, चौथा ऑप्शन है छायावाद युग। तो कामायनी महाकाव्य जो है ये छायावादी युग की जो है महाकाव्य कृति है। किसी की? ये छायावादी युग की कृति है। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सन 1947, दूसरा ऑप्शन है सन 1955, तीसरा ऑप्शन है सन 1959 और चौथा ऑप्शन है सन 1954। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशित किया गया था 1959 में। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये सही है। उसके बाद देखिए घ वाला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है मंगला प्रसाद पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, चौथा ऑप्शन है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो हमारा है ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राम की शक्ति पूजा जो कृति है इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको साहित्यिक हिंदी में 10 बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जहां से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा है, यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये देखिए ये गद्यांश है। यहाँ पे देखिए गद्यांश पे आधारित प्रश्न रहेगा हमारा। यहाँ पे देखिए तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद देखिए हमें 5 क्वेश्चन दिए गए, पांचों क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे तो हमें मिलेगा 10 नंबर। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए भाषा की साधारण इकाई, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही क्या है? ध्रुव है। देखिए इसमें भाषा आ गया, तो ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो इस प्रकार से आपको मालूम चला है कि कौन सा जो है गद्यांश या पद्यांश किस चैप्टर से लिया गया, उसका वीडियो हमने अभी कल ही बताया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही क्या है? ध्रुव है। तो इस प्रकार से देखिए ये भाषा और आधुनिकता जो चैप्टर है उससे लिया गया है। उसका देखिए मैं यहाँ 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप पाठ और लेखक का नाम लिख दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पे देखिए हमें रेखांकित अंश दिया है, देखिए 3 लाइन में रेखांकित किया गया है। तो यहाँ तक देखिए आपको इसका थोड़ा विस्तार में लिख देना है। भाषा की साधारण इकाई क्या है? तो देखिए भाषा की साधारण इकाई क्या है? शब्द है। इसी प्रकार से आपको ढूंढ कर लिखना है। दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो देखिए दैनिक व्यवहार में हम क्या है? बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। यही सब आपको इसमें से ढूंढकर लिख देना है। उसके बाद देखिए क्या है, कह रहा है कि दैनंदिन और अविकृत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो देखिए दैनंदिन का अर्थ होता है रोजाना या फिर हर दिन, और फिर अविकृत का अर्थ होता है जो बहुत ना हो। तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ से मिलेगा 10 नंबर। तो अगर आपको दोनों एक कठिन लगे तो आपको देखिए अथवा करके एक और दिया रहेगा, दोनों में से जो सरल लगे उसी को आप कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। तो देखिए भुलक्कड़ शब्द आ गया ना, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये अशोक के फूल से लिया गया है। तो अशोक का फूल जो चैप्टर है उससे लिया गया है। तो कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। अशोक, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा। तो देखिए अशोक आया है, भुलक्कड़ आया है, तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके ट्रिक हैं कि अगर ये शब्द आए तो अशोक के फूल वाले चैप्टर से लिया गया है गद्यांश। उसके बाद देखिए मैं 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहले मैं आपको रेखांकित अंश की यानी कि आपको इसका संदर्भ लिखना होगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम। फिर देखिए लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ क्यों कहा है? तो यहाँ पे है कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है क्योंकि उतना याद रखती जितना उसका स्वार्थ सत्ता, इतना आपको लिख देना है। फिर है अशोक के वृक्ष किसकी पक्ष की रुचि का प्रतीक है? तो इसमें से ढूंढकर आपको इसका भी उत्तर लिख देना है। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि लेखक ने किस प्रकार लोगों को स्वार्थी कहा है? फिर परिष्कृत और मदनोत्सव शब्द का अर्थ लिखने के लिए बताया है। तो यहाँ पे देखिए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो दोनों में से आपको जो सरल लगे उससे गद्यांश को आप सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सरल आता है और गद्यांश पहचानने का तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
उसके बाद देखिए हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए पद्यांश दिया है कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोचक, का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, इसे है क्या, गे यानी ज्ञान, पर यह ना परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। तो देखिए यहाँ पे देखिए विज्ञान आया है, मनुज आया है, तो ये अभिनव मनुष्य से लिया गया है। हमने अभी बताया कि ये शब्द देखिए ट्रिक है आपका कि अगर विज्ञान लिखा है, मनुज लिखा है, तो ये आपका अभिनव मनुष्य जो चैप्टर उससे लिया गया है। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे देखिए आपको संदर्भ पूछेगा, उसमें आपको पाठ का नाम और लिखना होगा, लेखक का नाम से पूछा है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित अभिनव मनुष्य पाठ से लिया गया, शीर्षक लिया गया, जिसके लेखक हैं या कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिसके कवि हैं आपको लिखना है। इसमें कवि लिखना है और गद्यांश में लेखक लिखना है। उसके बाद देखिए रेखांकन की व्याख्या, यहाँ पे देखिए हमें 2 दिया है, रेखांकन की व्याख्या कर देना, इतने का आपको भावार्थ लिख देना है बस। आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात रह सका है। इस प्रकार से देखिए आपके 5 क्वेश्चन दिए गएंगे। चौथा है संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं। उद्दाम और आलोक शब्दों का अर्थ लिखिए। उद्दाम का अर्थ होता है क्या, देखिए श्रम, मेहनत यानी कि मेहनत, और फिर आलोक का होता है अदृश्य यानी जो दिखाई न दे, निर्जन। तो इस प्रकार से आपके यहाँ से भी आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपको ये भी कठिन लगता है, देखिए आपको दोनों में से एक, यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन में दिया रहेगा, दोनों में से एक करना रहेगा। देखिए बीच में अथवा दिया है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, पहले हम दूसरे वाले पद्यांश को पढ़ते हैं। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए छायाएं तो अभी लिखी हैं। झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि जहाँ पे छाया आए, झुलसे आए और फिर क्या है देखिए साखी आए, तो ये कहाँ का है, ये है आपका हिरोशिमा का। तो ये हिरोशिमा से लिया गया। इसके जो कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी हैं। तो आपको संदर्भ में न लिखना होगा कि यहाँ पे देखिए संदर्भ पद्यांश का संदर्भ पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित हिरोशिमा नामक शीर्षक से लिया गया, जिसके कवि हैं अज्ञे जी। उसके बाद देखिए प्रस्तुत कविता में किस घटना का संकेत है स्पष्ट कीजिए। मानव का रचा हुआ सूरज किसे कहा गया, स्पष्ट उसको बताना है। मानव जन की छायाएं लंबी हो होकर क्यों नहीं मिटी। गच और साखी शब्द का अर्थ लिखिए। देखिए गच और साखी शब्द का अर्थ क्या हो, देखिए गच का अर्थ होता है धसाने से, यह है धसाने से यानी कि, और फिर गज का तो धसाना, और फिर साखी होता है गवाह मित्र सहायता। इस प्रकार से आपको लिखना, आपका 10 नंबर यहाँ से भी आपका हो जाएगा कन्फर्म। उसके बाद देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि इसका आपको आंसर लिखने का सही तरीका क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर आपका माइनस ना हो। देखिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया। तो 5वां का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए आपको लेखक का नाम दिया है, उनका साहित्यिक परिचय लिखना है, उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, जिस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा आपको कृतियों पर। ये आपको 80 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो पहले लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए तीनों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और फिर कृतियां लिखना है। आपका 80 शब्दों में होना चाहिए, आपको 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर आपको मिलेगा कृतियों पर, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो मैंने आपको तीनों को बता दिया अच्छे तरीके से, वहां से आप पढ़ भी चुके होंगे और आपको याद भी होगा। अगर आप वीडियो डेली देखते हैं तो आपको ये सब एकदम समझ में आ गया होगा। खा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है 5वें का, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को लिखें। अधिकतम शब्द सीमा 80। देखिए यहाँ पे मैं लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा था, नीचे हमें कवि का साहित्यिक परिचय पूछा है। ये भी आपका 5 नंबर का है। 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर आपको मिलेगा रचना पर। तो यहाँ पे महादेव वर्मा जी दिए हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो तीनों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और रचना लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर।
तो ये भी आपको मालूम ही होगा अच्छे तरीके से। मैं आपको जितने भी लेखक है सभी का साहित्य परिचय अच्छे तरीके से करवा चुका हूँ, वहां से आपको अच्छे तरीके से याद होगा, इतना उम्मीद करता हूँ। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है, देखिए छठवां की पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। आठवां करके दिया है बहादुर कहानी का सारांश में शब्दों में लिखिए, 80 शब्दों में। चाहे आप पंचलाइट का लिखिए, चाहे आप लाठी का लिखिए, चाहे बहादुर का लिखिए। आप कहानी को थोड़ा छोटा करके लिख दीजिए, आपको उसी में सब आ जाएगा। अगर किसी का आपको पूछता है चित्रण, तब आपको थोड़ा उसके बारे में लिखना होगा, नहीं तो आप उसकी कहानी को छोटा करके लिख देंगे सारांश की तरह, आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। 80 शब्दों में लिखना है आपका, एक पेज में पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 7वां क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए जो स्वपठित खंड काव्य होता है, ये हर जिले का अलग अलग आता है। इसको भी आपको 80 शब्दों में लिखना होगा और यहाँ से भी आपको मिलेगा 5 नंबर। तो देखिए श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य की कहानी के आधार पर आपको दशरथ का चित्रण करना, रामायण की कहानी के आधार पर नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अथवा करके दिया श्रवण कुमार खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में कथा का संक्षेप में कथा लिखिए। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, कहीं श्रवण कुमार, कहीं रश्मिरथ, कहीं मुक्ति यज्ञ, तो कहीं त्यागपति, कहीं आलोक वृत्त, तो कहीं सत्य की जीत। तो इस प्रकार से आपको जो आपके जिले में आए आपको लिखना हो, आपको पहले से मालूम हो गया होगा, आपकी बुक में दिया होगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, उसी को आप पढ़िएगा। अन्यथा आपने क्वेश्चन बैंक लिया होगा, वहां पे भी आपको दिया होगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खंड खा। तो वहां तक हमारा खंड का खत्म हो गया, 50 नंबर आपका कन्फर्म हो गया। खंड खा में देखिए आपका क्या है, संस्कृत गद्यांश। देखिए 8वें का वाला क्वेश्चन में देखिए हमारा प्रश्न संख्या 8 है। तो 8वें का वाला क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ में संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं। देखिए याज्ञवल्क्यो मैत्रेय मुआच। देखिए मैत्रेय, देखिए अगर मैत्रेय शब्द आ रहा है और फिर ये याज्ञ वाला के शब्द आ रहा है, तो ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया है। तो आपको इस प्रकार से इसका संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से लिया गया है। बस इतना आपको संदर्भ लिखना है, उसका हिंदी में अनुवाद कर देना है, आपको मिल जाएगा 7 नंबर। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पर, 5 नंबर मिलेगा आपका हिंदी अनुवाद पर। यहाँ से मिला के आपका 7 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। देखिए आपको 2 दिया जाएगा अथवा करके, दोनों में से आपको जो सरल लगे उसी को आपको सॉल्व करना होगा। तो अथवा करके दिया है हिंदी संस्कृताय भाषासु अस्य समानः अधिकारा आसीत्। हिंदी हिंदू स्थानाय अयम निरंतरः प्रयत्नं करोत्। तो देखिए ये चैप्टर जो है, ये जो है अगर देखिए कहीं विश्वविद्यालय आ रहा है तो देखिए महामना मालवीय वाले चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय आ रहा है, तो ये जो है महामना मालवीय में देखिए श्री मालवीय भी दिया है, तो आपको उससे मालूम हो जाएगा कि ये मालवीय वाले चैप्टर से है। तो आपको इसका संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों में से आपको देखिए संदर्भ लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा, हिंदी अनुवाद आपको 5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको 7 नंबर मिलेगा। तो दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है। अगर आप दोनों कर देंगे तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा, कोई एक नंबर नहीं मिलेगा। जब दोनों में से आप एक करेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। अगर आप दोनों कर देंगे, दिमाग ज़्यादा लगाएंगे कि मैं दोनों कर दूंगा मुझे 14 नंबर मिल जाएंगे, तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि जब इसे पेपर समझना नहीं आता तो ये कैसे लिखा है, गलत करके आपको नंबर नहीं देगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है 8वें का। खा वाला क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए क्या है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जितादिशम मित्रम विश्वकुंभम परियोमुखम। तो देखिए यह जो हमारा है ये सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आपको संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ से भी आपका 7 नंबर मिल जाएगा। अथवा करके हमें एक और दिया है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है देखिए बिरल बिरला स्थूल अस्तारा कलह विभुज सज्जना मन यु मुने सर्वत्रेहो प्रसन्नम प्रसन्नम भुन्न भवा अपसरति चाध्वांतः चित्त चित्त उत्साह मित्व दुर्जना ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रनुग मिनाम्यु। तो देखिए ये हमारा जो है भोजस दार्यम चैप्टर से लिया गया। तो दोनों में से आपको जिसका आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद आए उसी का आपको कर देना, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। दोनों आपको नहीं करना है। तो आपका देखिए ज़्यादातर आपको शिवाजी रत्नान में से ही दोनों आता है। पिछले साल आपका भोजदार्य में से भी दे दिया था, लेकिन इस साल सुभाषित रत्नान में से ही आएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो है प्रश्न संख्या 9 क्या है। देखिए
प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए आपको 4 दिए गए हैं। जैसे कि है दांत खट्टे करना, तो इसका अर्थ होता है परास्त करना, किसी को हरा देना। दूसरा, दाल में काला होना, यानी किसी बात में संदेह यानी झूठ बोलना कह सकते हैं। ना को चने चबाना, यानी कि बहुत ताकत लगाना। पौ-बारा होना, बहुत अधिक लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है कि चारों में से किसी एक का, 4 दिए, चारों में से किसी एक का आपको क्या करना, अर्थ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए आपको कैसे लिखना है इसका, देखिए आपको उत्तर अगर बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना होगा। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 9 है, मान लीजिए आपकी कॉपी होगी तो आप ऐसे लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से, इसको आप काले पेन से लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ अभी। आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 9, यानी प्रश्न के उत्तर की संख्या जो है, प्रश्न उत्तर की संख्या 9, यानी 9 नंबर का उत्तर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, आप डालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, देखिए क्या यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक करना है। जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे वाले का कर रहा हूँ, फिर पहले वाले का कर रहा हूँ। देखिए पहले वाले का क्या है, दांत खट्टे करना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे दांत खट्टे खट्टे करना। ये हमारा दिया है क्या है, मुहावरा है। अब इसका हम यहाँ पे लिखेंगे, आप अर्थ डालिएगा काला पेन से, अर्थ तो यहाँ पे लिखेंगे आप परास्त करना, या फिर हराना भी लिख सकते हैं, परास्त करना। इतना आप लिख लीजिए, आपको इसको काला पेन से लिखना होगा। यहाँ पे आप उत्तर भी डाल सकते हैं इस प्रकार से, उत्तर भी आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे वाक्य प्रयोग। यहाँ पे देखिए उसके बाद आप एक लाइन छोड़िएगा, यहाँ पे लिखिएगा वाक्य प्रयोग काले पेन से, वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग में आप लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे आपको, देखिए राम और मोहन की लड़ाई हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, हो रही थी। राम ने मोहन के दांत खट्टे कर दिए, राम ने मोहन के, देखिए मोहन के क्या कर दिए, दांत खट्टे कर दिए, दांत खट्टे कर दिए, यानी कि क्या किया, उसे हरा दिया। तो इतना आप लिख देंगे, बस आपका यहाँ से जो है 2 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा कन्फर्म। इस प्रकार से अगर आप उत्तर लिखेंगे, इसको आप दीजिए, इसको आप काले पेन से लिखिएगा और इसके नीचे आप स्केच से अंडरलाइन कर दीजिएगा, तब आपका अच्छा दिखेगा, जिससे आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। एक बार इसको आप पास से देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 10 है, तो इसमें देखिए आपका है अपठित गद्यांश। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये भी आपका 5 नंबर का पूछता है। तो देखिए जो अपठित गद्यांश होता है, इसमें देखिए आपके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश कहीं से भी आ सकता है, ये गद्यांश आपके सिलेबस से जो है बाहर का आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें गद्यांश दिया हुआ है, कह रहा अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है। तो देखिए संस्कृत में एक कहावत है कि दुर्जन दूसरों के राई के समान मामूली दोषों को पहाड़ के समान बड़ा बनाकर देखता है, और अपने पहाड़ के समान बड़े पापों को देखते हुए भी नहीं देखता। सज्जन या महात्मा ठीक इसके विपरीत होते हैं। आपको सही ध्यान से पढ़ना, तभी आपको उत्तर मिलेगा। उनका ध्यान दूसरों के बजाय केवल अपने दोषों पर जाता है। अधिकांश व्यक्तियों में कोई न कोई बुराई अवश्य होती है। कोई भी बुराई न होने पर व्यक्ति देवता की कोटि में आ जाता है। मनुष्य को अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि दूसरों की कमियों को लेकर छीटाकशी करने या टीका टिप्पणी करना चाहिए। अपने मन की परख मन को पवित्र करने का सर्वोत्तम साधन है। आत्मनिरीक्षण आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। अपनी भूलों पर ध्यान देना या उन्हें स्वीकार करना आत्मबल का चिन्ह है। जो लोग दूसरों के सामने अपनी भूल नहीं मानते, वे सबसे बड़े कायर हैं। जिनका अंतःकरण शीशे के समान उज्जवल है,
उसे तुरंत अपनी भूल महसूस हो जाती है। मन तो दर्पण है, मन में पाप है, जग में पाप दिखाई देता है। पवित्र आचरण वाले मन को देखते हैं तो उन्हें लगता है अभी मुझ में कोई कमी शेष है, यही उनकी नम्रता एवं साधना है। देखिए इस प्रकार से आपका अपठित गद्यांश है। देखिए एक मच्छर उड़ रहा है तो लाइट चली गई, जिससे मच्छर जो है लाइट की फ़ोन की लाइट देखकर बार-बार यहाँ पे आ रहा है, तो उसे मारना हमारा कोई वो नहीं है, तो उसे उड़ने दीजिए, बस सामने थोड़ा ना आए बस, और क्या। तो देखिए इस प्रकार से हमारा अपठित गद्यांश हो जाएगा। इस पर हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है सज्जन या महात्माओं का आचरण कैसे होता है? तो देखिए जो सज्जन या महात्मा का जो आचरण होता है वो क्या होता है, देखिए वो क्या करते हैं, दूसरों के बजाय अपनों दोषों पर उनको ध्यान देते हैं। दूसरों के बजाय वे अपने दोषों पर ध्यान देते हैं, उनका ऐसा आचरण होता है। उसके बाद कौन से व्यक्ति देवता की कोट में आ जाते हैं? तो देखिए कोई भी बुराई ना होने पर व्यक्ति जो होता है देवता की कोट में आ जाता है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा सॉरी आंसर। और पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपका है वो देखिए हो जाएगा सज्जन या महात्मा इसके विपरीत होते हैं, उनका ध्यान दूसरों के बजाय केवल अपने दोषों पर होता है। और तीसरा है आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? देखिए क्या है, कह रहा आत्मोन्नति का आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? तो देखिए आत्मनिरीक्षण आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही सरल होता है। उसके बाद देखिए आपको इसमें भी 2 दिया जाएगा, इतना सरल आएगा फिर भी आपको 2 दिया जाएगा। बहुत सरल पेपर होता है, तो दोनों में से आपको एक करना होगा। देखिए अथवा करके एक हमें और दिया होगा, यहाँ पे देखिए एक और दिया है अपठित गद्यांश। तो दोनों में से आपको एक करना है जो आपको सरल लगे। तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। देखिए अभी मैं बताऊंगा कि इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, कॉपी में लिख के बताऊंगा। तो देखिए बहुत से विद्वानों ने तथा चिंतकों ने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की है कि भारतीय समाज आधुनिकता से बहुत दूर है तथा भारतीय अपने आप को आधुनिक बनाने का प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं। नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म के समान आधुनिक कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। वह कई चीजों का एक सम्मिलित नाम है। औद्योगिकरण आधुनिकता की पहचान है। साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देता है। नगर सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है। सीधी सादी अर्थव्यवस्था मध्यकालीनता का लक्षण है। आधुनिक देश वह है जिसकी अर्थव्यवस्था जटिल और प्रसरनशील हो और जो टेक ऑफ की स्थिति को पार कर चुकी हो। आधुनिक समाज मुक्त और मध्यकालीन समाज बंद होता है। वह समाज से प्रभाव ग्रहण नहीं करता और अपने सदस्यों को भी धन या संस्कृति की दीर्घा में ऊपर उठने की खुली छूट नहीं देता। वह देखिए वह जात प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित है तथा अंधविश्वासी गतानुगतिक एवं संकीर्ण है। आधुनिक समाज में देखिए क्या है, उन्मुक्तता होती है। वह सामरिक दृष्टि से भी बलवान होता है। जो देश अपनी रक्षा के लिए भी लड़ने में असमर्थ है उसे आधुनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये हमारा है अपठित क्या है, गद्यांश। अब देखिए हमें इस पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो हमें 5 नंबर मिलेंगे। जिस प्रकार से पहले वाले में था तो आपको अथवा करके 2 दिया जाएगा, दोनों में से आपको एक करना होगा। तो क्वेश्चन है आधुनिकता की पहचान लेखक के अनुसार किन तथ्यों से मिलकर होती है? तो देखिए यहीं पर आपको इसका उत्तर देखकर लिखना है कि जो है आधुनिकता की पहचान लेखक के अनुसार किन तथ्यों पर होती है। तो देखिए यहाँ पे जो आधुनिकता यहाँ पे देखिए आपको नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म के समान आधुनिकता कोई शाश्वत मूल नहीं है। वह कई चीजों का एक क्या है देखिए सम्मिलित नाम है। औद्योगिकरण आधुनिकता की क्या है, पहचान है। तो आपको लिख देना है औद्योगिकरण जो है ये क्या है, आधुनिकता की पहचान है। तो इतना आपको लिख देना है। यहाँ से लेके देखिए आपको देखिए यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिख देना है। कहाँ तक, यहाँ तक। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, आधुनिक समाज को मुक्त करने का क्या अभिप्राय है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है आधुनिक समाज को मुक्त करने का क्या अभिप्राय है। तो इसमें से भी आपको इसका उत्तर देखकर लिखना है। तो इसी में से आपको देखिए
आधुनिक समाज मुक्त और मध्यकालीन समाज बंद होता है। यहीं से आपको देखिए लिखना है, वह समाज से ग्रहण नहीं करता और उससे अपने सदस्यों को विधान या संस्कृति की दीर्घा के ऊपर उठाने की खुला छूट नहीं देता। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कौन समाज जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित है? तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है यहाँ से, आधुनिक समाज मुक्त और मध्यकालीन समाज बंद होता है। वह समाज के प्रभाव ग्रहण नहीं करता और अपने सदस्यों को भी क्या करता है, सदस्यों को धन या संस्कृति की दीर्घा के ऊपर उठने की खुली छूट नहीं देता। वह जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित है तथा अंधविश्वासी, गतानुगतिक एवं संकीर्ण है। इतना आपको लिख देना है, आपको 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। तो इसी में से ढूंढकर लिखना होता है, बहुत सरल होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए। तो प्रश्न संख्या 11 है का वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए गया है, पुरुष और फिर परुष। तो देखिए पुरुष का अर्थ होता है आदमी, परुष का अर्थ होता है कठोर यानी पत्थर। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन दिया है, पूर्व नामक राजा और क्रोध, दूसरा है आदमी और कठोर, तीसरा है व्यक्ति और असत्य वचन, और चौथा है पुरुषार्थ और कठोरता। तो पुरुष और परुष का अर्थ होता है आदमी और कठोर, यानी आदमी पत्थर होता है तो पत्थर कठोर होता है, तो आदमी और कठोर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है दूसरा ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है कि तरंग और तुरंग का अर्थ क्या होता है? तो तरंग का अर्थ होता है लहर, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, तो लहर और घोड़ा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, इसका उत्तर आपको देखिए चारों नहीं लिखना, बस एक लिखना। देखिए आपको कैसे डालना है इसका उत्तर, देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारा 11 वाले का दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 11 में का, तो आप लिखेंगे यहाँ पे देखिए, आप किस प्रकार से यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से काले पेन से, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, देखिए क्या है, देखिए ग्राहमें का वाले का दूसरा है, तो आप लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए 11वां का का क्या दूसरा वाला, इस प्रकार से देखिए आप लिख देंगे। इसके बाद आप देखिए किस प्रकार से, इसका उत्तर क्या है, लहर और घोड़ा है, तो आप इसका लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए लहर और घोड़ा लिखेंगे। फिर आप इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, अच्छा दिखेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे देखिए लहर और घोड़ा। अगर ऐसे आप पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे ना, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बहुविकल्पीय हो चाहे आपका जो है कोई भी क्वेश्चन हो। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है 11वें का कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। तो देखिए पहला है अनंत, दूसरा है अच्छा, तीसरा है अच्छत और चौथा है अच्छे। तो देखिए अनंत का क्या होता है, देखिए अनंत का होता है, आप इसका जो है अंतरिक्ष भी लिख सकते हैं, आनंद का अंतरिक्ष, और जिसका अंत ना हो ये भी आप लिख सकते हैं आनंद। तो इस प्रकार से आप 2 अर्थ लिख देंगे, आपको 1-2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। चारों में से आपका जो 2 अर्थ रहे उसी को आप लिख दीजिएगा। गा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए जिसके पास कुछ ना हो, आ ऑप्शन है निर्धन, बा ऑप्शन है गरीब, सा ऑप्शन है अकिंचन और दा ऑप्शन है अनाथ। तो जिसके पास कुछ नहीं होता वो अकिंचन होता है। तो देखिए आपको किस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है, देखिए जैसे कि आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे हमारा ये प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, प्रश्न संख्या हमारा 11वें का गा वाला है। तो आप लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11वां का गा वाले का कहता है, देखिए दूसरा, देखिए अब क्या है, कह रहा है जो जिसके पास कुछ ना हो तो होता है अकिंचन। तो यहाँ पे हम डालेंगे उत्तर और लिखेंगे अकिंचन। इस प्रकार से आपका हो जाएगा अकिंचन। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा है जो कहा ना जा सके। तो पहला ऑप्शन है अनुकथन, दूसरा ऑप्शन है अनकहा, तीसरा ऑप्शन है अकथनीय, चौथा ऑप्शन है ना कहने योग्य। तो जो कहा ना जा सके होता है अकथनीय, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो है घा वाला क्वेश्चन है 11वें का, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए हमें 4 वाक्य दिए हैं, चारों में से आपको 4 वाक्य गलत दिए हैं, चारों में से आपको 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि देखिए मैं सकुशल पूर्वक हूँ, मैं
आपको मैं सकुशल पूर्वक हूँ, इसको आपको अलग अलग लिख देना है। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, इसको अलग कर देना है। फिर 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। देखिए रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, ऐसा आपको लिखना है। तो देखिए आपको 2 नंबर मिलेगा, आपको 4 में से 2 सही करके लिखना है। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, 12 का वाला क्वेश्चन कि वीर रस अथवा करुड़ रस का अस्थाई भाव लिखकर उदाहरण सहित उदाहरण दीजिए। देखिए चाहे वीर का या करुड़ का, दोनों में से किसी एक का रस का आपको क्या है उदाहरण लिखना है और स्थायी भाव लिखना है। आपको 2 नंबर मिलेगा, एक नंबर उदाहरण पर, एक नंबर पर स्थायी भाव पर। उसके बाद है उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चाहे आप लक्षण लिखिए चाहे उदाहरण लिखिए, आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा। उसका चौपाई छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। लक्षण तथा उदाहरण, यानी कि लक्षण भी लिखना उदाहरण भी लिखना है। तो आपको देखिए लक्षण उदाहरण दोनों लिखना है आपको। कुंडलिया और छंद का इसमें आपको देखिए मात्रा भी लिखना होगा, तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र आपका 6 नंबर का आता है। अथवा के दिया है कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। तो दोनों पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये पत्र देखिए हर साल आता है, इस साल भी पूछा जाएगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा और इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा में निबंध लिखिए। देखिए आपका निबंध जो होता है 9 नंबर का आता है। आपका यहाँ पे 5 टॉपिक दिए हैं, मेरे प्रिय खेल, और फिर मेरा प्रिय खेल, नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास में प्रभाव, आतंकवाद की समस्या और समाधान, विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व। देखिए आपको 5 में से किसी एक निबंध को लिखना होगा। निबंध आपका 9 नंबर का होता है। देखिए आपको 2 नंबर मिलते हैं विचार बिंद पर, 7 नंबर आपको मिलता है देखिए निबंध पर। अगर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तब, इस प्रकार से अगर सही तरीके से आप लिखेंगे तो आपको 9 नंबर मिलेगा। अभी इसके जस्ट पहले वाला वीडियो हमने बनाया है जो हमारा है निबंध लिखने का सही तरीका, उसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट निबंध को बताया, जहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, आपका 9 नंबर से कन्फर्म हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर बोर्ड एग्जाम में आप 90% लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को सीन कीजिए। जितना वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।